हेलो एवरीवन। इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सबका एक बार फिर स्वागत है। ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स का आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं और आज के इस टॉपिक में से निश्चित रूप से आप लोगों को बोर्ड परीक्षा के अंदर एक नंबर की कोई परिभाषा है वो मिलने वाली है। निश्चित रूप से आप तैयार रहिए। और मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि जब आप लोग ट्वेल्थ क्लास के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के दौरान बाह्य परीक्षक जो आपका एग्जामिनर आएगा आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम लेने के लिए, वो आपसे वाइवा के अंदर कुछ क्वेश्चन पुटअप करता है। वो आप लोगों का एक छोटा सा इंटरव्यू लेता है और उस इंटरव्यू के दौरान आज के इस चैप्टर से निश्चित रूप से आप लोगों के प्रश्न क्रिएट किया जाएगा। तो आज का जो वीडियो, आज का जो सेशन है वो आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले अपने सामने प्रश्न आता है कि सर सेल क्या होता है। अब देखिए, सेल जो शब्द है, मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, आप लोगों को थोड़ा सा मजाक लगेगा कि इस सेल शब्द का जो अर्थ है वो सब्जेक्ट के अनुसार अलग अलग होता है। जैसे यदि कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट है वो सेल का मतलब समझता है कोशिका। अगर कोई फिजिक्स का या टेक्निकल स्टूडेंट है वो सेल का मतलब समझता है बैटरी। और यदि कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है वो सेल का मतलब समझता है बेचना। और अपनी जो घरों की महिलाएं हैं वो सेल का मतलब क्या समझती हैं, आप लोग बखूबी जानते हैं। सेल का मतलब वो लोग समझते हैं कि यहाँ पे कुछ सस्ते में मिलने वाला है। पर आज का अपना जो वीडियो है वो अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सेल की। सेल क्या होता है। आप सब लोगों ने सेल देखा होगा। सेल बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा उपकरण है, या आप ये कह सकते हैं एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को स्टोर करके रखता है और आवश्यकता पड़ने पर वो रासायनिक ऊर्जा है वो आप लोगों को विद्युत ऊर्जा के अंदर रूपांतरित करके देता है। तो सबसे इजी जो इसकी डेफिनेशन है वो आप ये कह सकते हैं कि सेल एक ऐसा उपकरण है जो अपने को रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने का कार्य करता है। ठीक है। दूसरा बात ये आती है कि सेल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको लगातार नियत मान की विद्युत धारा प्रदान करता है। ऐसा नहीं है कि अचानक से बहुत ज़्यादा विद्युत धारा देगा फिर अचानक से उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। एक कंटिन्यूअस फ्लो के अंदर आपको विद्युत धारा प्रदान करता है। तो सबसे पहले अपन सेल की परिभाषा यहाँ पे लिख लेते हैं। अपन ने समझ ली है और इसको तैयार करके भी रखना है। तो यहाँ पे अपन ने इसकी परिभाषा लिखी है कि वह उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करके एक स्थायी मान की, नियत मान की विद्युत धारा है वो आपको प्रदान करता है, ऐसा उपकरण सेल कहलाता है। क्लियर है। जब आप लोग ये आंसर दे देते हैं, आफ्टर दैट एग्जामिनर आपसे पूछता है कि ये सेल जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो आप लोगों ने 10वीं कक्षा के अंदर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा कि ये जो सेल होते हैं वो आपके कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। हालांकि मैं आप लोगों को ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि की बजाय आपको वाइवा के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा उपयोगी रहेगा। बोर्ड परीक्षा की जो परिभाषाएं हैं वो अपन इसी वीडियो के अंदर आगे पढ़ेंगे। 2 प्रकार के होते हैं। अब जब आप लोग इसका आंसर दे देते हैं कि 2 प्रकार के होते हैं तो आपको भी पता होगा कि अगला जो क्वेश्चन आने वाला है वो क्वेश्चन आपके पास सामने रहेगा कि कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो आप लोग कहेंगे सबसे पहले कि सर पहला जो है वो इसका प्राथमिक सेल कहलाता है। पहला जो टाइप है इसका, पहला जो प्रकार है वो प्राथमिक सेल होता है। ठीक है। और दूसरा जो प्रकार है वो द्वितीयक सेल होता है। लेकिन जैसे ही आप प्राथमिक सेल का नाम लेते हैं, आप लोगों को भी पता है कि एग्जामिनर अब आपके सामने क्या प्रश्न रखने वाला है कि प्राथमिक सेल किसे कहते हैं। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, आजकल ये बहुत फेमस है आज के ज़माने में, यूज एंड थ्रो। तो जितने भी टाइप के सेल हैं जो यूज एंड थ्रो हैं, यूज एंड थ्रो का मतलब होता है जिसको आप दोबारा रिफिल नहीं कर सकते, रिचार्ज नहीं कर सकते, दोबारा उसको काम में लेने के योग्य नहीं बना सकते। ऐसे जितने भी जहां जहां भी आप लोगों ने सेल देखे हैं वो सारे के सारे आपके प्राथमिक सेल कहलाते हैं। ठीक है। तो इसकी परिभाषा भी अपने को लिखनी है और उसके बाद में इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो भी अपने को यहाँ पर लिखने हैं। तो प्राथमिक सेल की परिभाषा जब अपन लिखेंगे तो अपन ये कहेंगे कि वे सेल जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, एक बार काम में ले लिया उसके बाद में वो यूजेबल नहीं है, यानी आप इसे कह सकते हैं यूज एंड थ्रो प्रकृति के जो सेल होते हैं, इन्हें अपन प्राथमिक सेल कहते हैं, प्राइमरी सेल कहते हैं। ठीक है।
अब बात आती है कि ऐसे कौन कौन से सेल हैं, एग्जाम्पल बताइए। तो एक आप लोगों की जितनी भी बैटरी, शुष्क बैटरीज होती हैं, सूखे सेल होते हैं, जो आपके घड़ी का सेल है, जो आपके टॉर्च का सेल है, जो आपकी दीवार घड़ी का सेल है, आपके रिमोट कंट्रोल की जो सेल हैं जिन्हें अपन शुष्क सेल कहते हैं, वो सारे प्राइमरी सेल हैं। उसके बाद में दो और टाइप आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल लैब के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको लेक्लांसी सेल और डेनियल सेल मिलेंगे, और ये दोनों के दोनों हैं वो आपके प्राइमरी सेल कहलाते हैं। एग्जामिनर आपसे पूछ भी सकता है कि इनमें से लेक्लांसी कौन सा और डेनियल कौन सा है। तो ये सारा का सारा अध्ययन जब अपन प्रैक्टिकल सेशन के अंदर चलेंगे तब मैं आपको एक एक सेल को किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से इनको प्रोसेस के अंदर, सर्किट के अंदर जोड़ा जाता है, बखूबी सिखाऊंगा। आप चिंता ना करें, अभी के लिए केवल आप इन दोनों के नाम याद कर लें। एक लेक्लांसी है और एक डेनियल सेल है। बोथ आर प्राइमरी सेल, दोनों के दोनों प्राथमिक सेल हैं। आपको किंचित भी यहाँ पे डाउट होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका प्राथमिक सेल का जो डेफिनेशन है और एग्जाम्पल है वो अपना यहाँ पे क्लियर हो जाता है। तो अब अपना दूसरा प्रश्न आता है कि दूसरे टाइप के सेल कौन से हैं। तो आप लोग कहते हैं कि सर दूसरा जो टाइप है वो अपना द्वितीयक सेल होता है। कौन सा सेल होता है? द्वितीयक सेल होता है। तो यहाँ पे मैं द्वितीयक सेल का नाम लिख देता हूँ, द्वितीयक सेल। तो इसे अपन सेकेंडरी सेल कहते हैं, द्वितीयक सेल। ठीक है, अब बात आती है कि इसके डेफिनेशन क्या होगी, द्वितीयक सेल की डेफिनेशन क्या होगी। तो जो पहली वाली डेफिनेशन आपने लिखी है उसका ठीक अपोजिट हो जाएगा, यानी ऐसे सेल जो उदासीन होने के बाद में आप उन्हें पुनः चार्ज कर सकते हैं। तो इसकी परिभाषा में अपन क्या लिखते हैं कि वे सेल, आप लोगों के सामने मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। वे सेल जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है, पुनः क्या किया जा सकता है? चार्ज किया जा सकता है। आवेशित शब्द आप लोगों ने कम ही सुना होगा, पुनः आवेशित किया जा सकता है। अच्छा, ये चार्ज शब्द कहाँ पे ज़्यादा सुना है? कहीं ना कहीं तो आप लोगों ने सुन रखा है, पुनः आवेशित किया जा सकता है, यानी रिचार्जेबल। रिचार्जेबल जो बैटरीज होती हैं क्या कहलाते हैं? द्वितीयक सेल कहलाते हैं। ठीक है, द्वितीयक सेल कहलाते हैं। बताइए कहाँ सुना है आप लोगों ने? बार बार यूज़ करते हैं अपन। हमारी तो बैटरी, मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई। अच्छा, डिस्चार्ज हो गई तो क्या करें? मोबाइल को फेंक दें? नहीं, तो क्या करना चाहिए? उसे पुनः चार्ज करना चाहिए। इसका मतलब बैटरी जो मोबाइल के अंदर लगी होती है वो आप लोगों का कौन सा सेल है? सेकेंडरी सेल है, द्वितीयक सेल है। जितने भी सेल हैं जिनको आप पुनः चार्ज कर सकते हैं, आपकी जो गाड़ियां होती हैं, मोटर बाइक है, 4 व्हीलर गाड़ियां हैं, उनके अंदर भी एक बैटरी लगी होती है। वो भी क्या होता है कि अगर लंबे समय तक आपकी गाड़ी खड़ी रहती है तो वो डिस्चार्ज हो जाती है। तो इसके लिए क्या कहा जाता है? ऑपरेटर क्या कहता है कि आप गाड़ी को थोड़े समय के लिए चलाइए ताकि ये चार्ज हो जाएगी। तो जितने भी चार्जेबल सेल हैं उन्हें अपन द्वितीयक सेल कहते हैं। देखिए भैया, इन प्रश्नों को, इन डेफिनेशन को आपको दिमाग के ऊपर जोर डाल करके नहीं पढ़ना है। आप इनको अपने डेली लाइफ के साथ जोड़ करके पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको ये याद हो जाएंगे। आप जब भी ये डेफिनेशन पढ़ते हैं, इनकी प्रकार आप पढ़ते हैं, तो आप आंखें बंद करके वो जितने भी इमेजेस हैं, वो जितने भी चित्र हैं, वो आप लोगों के आंखों के सामने होने चाहिए। बखूबी आप फ्लुएंटली आप इनकी परिभाषा है वो अपने शब्दों के अंदर लिखेंगे, बेटर रहेगा। ठीक है, तो अब बात आती है कि सर द्वितीयक सेल की परिभाषा तो हमने पढ़ ली, तो द्वितीयक सेल के एग्जाम्पल बता दें। जैसे, तो आप लोगों की जो गाड़ियां होती हैं, गाड़ियों के अंदर जो बैटरी होती है उसे नाम दिया जाता है सीसा संचायक सेल। क्या कहा जाता है? सीसा संचायक सेल। ठीक है, और उसके बाद में आप लिख सकते हैं मोबाइल की बैटरी, मोबाइल की बैटरी, तो एक्सेट्रा। ये जितने भी रिचार्जेबल हैं वो आपके द्वितीयक सेल कहलाते हैं। बहुत इजीली परिभाषा यहाँ पे हो जाती है। अच्छा, इतनी बात होने के बाद अब आप लोगों के सामने वो 3 महत्वपूर्ण डेफिनेशन आने वाली हैं जिनमें से निश्चित रूप से 100% आप लोगों से एक परिभाषा है वो बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछी जाने वाली है। तो पहले मैं इन तीनों डेफिनेशन का जो नाम है उससे इंट्रोडक्शन आप लोगों का करवा देता हूँ। आफ्टर दैट अपन एक एक में चलेंगे। सबसे पहला बात आती है, अच्छा आप लोगों ने सुना होगा कि ये जो बैटरीज होती हैं,
आप जब मार्केट में ख़रीदने जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो आप इनकी वैल्यूज़ बताते हैं। जैसे अगर मुझे मार्केट में जा कर के बल्ब खरीदना है तो बल्ब या CFL या जो आपकी LEDs होती हैं, तो आप क्या कहते हैं कि मुझे इतने वाट की CFL चाहिए, तो वो उसका एक मानक है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो उसी प्रकार से जब आप बैटरी सेल खरीदने जाते हैं तब आप लोग शॉपकीपर को, दुकानदार को बोलते हैं कि मुझे इतने वोल्ट की बैटरी चाहिए, मुझे 1 वोल्ट की बैटरी चाहिए, 1.5 वोल्ट की चाहिए, 2 वोल्ट की चाहिए या 6 वोल्ट की बैटरी चाहिए। तो वो जो उसका एक मानक है, जो उसकी एक कैपेसिटी है, वो क्या है, उसकी डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे आता है सेल का विद्युत, मैं पूरा लिख करके बता देता हूँ एक बार के लिए, वाहक बल, और इंग्लिश में कहते हैं इसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF। मेरी बात को क्लियर करें, सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये क्या होता है? और इसको आप लोग E के द्वारा इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे, ये इसका सिंबल होगा। तो ये क्या वैल्यू होती है, क्या कैपेसिटी होती है, कैसे अपन इसकी परिभाषा लिखेंगे? देखिए, एक व्यक्ति है जो मैक्सिमम कितना वजन उठा सकता है, जब वो बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल चार्ज्ड है, बिल्कुल एनर्जेटिक है, तो वो कितना वजन उठा सकता है, वो उसकी कैपेसिटी है कि 50 किलो या 100 किलो उठा सकता है। लेकिन यदि वो कंटिन्यूसली काम कर रहा है, थोड़ा बहुत थक जाता है, आफ्टर दैट उसके द्वारा वो जो वजन उठाने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से जब आप सेल मार्केट से खरीद करके लेके आते हैं, उस समय उसका जो वोल्टेज वहाँ पे लिखा गया है वो उसका EMF है। मैं इसकी परिभाषा आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन आप बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर करके सब्जेक्ट के टॉपिक के साथ जुड़ने का प्रयास करें। यानी सेल की जो मैक्सिमम पावर है, जब वो किसी प्रकार का कोई वर्क नहीं कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अपने को करना क्या है, बहुत ध्यान से सुनना है कि सेल वर्क कब करता है। सेल का वर्क क्या है? सेल कोई गड्ढा तो खोदता नहीं है। सेल क्या करता है? सेल किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, विद्युत परिपथ के अंदर जुड़ने पर विद्युत धारा प्रवाहित करता है, और प्रत्येक सर्किट के अंदर तार का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। वो प्रतिरोध है, वो आवेश के प्रवाह में अवरोध पैदा करता है, लेकिन फिर भी सेल क्या करता है? उसको धक्का मारता है, उसको एनर्जी देता है। तो जैसे ही परिपथ के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होगी, सेल की कुछ ना कुछ एनर्जी है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन मैक्सिमम एनर्जी कब है? सेल जब पड़ा हुआ है, उसके अंदर से कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, बिल्कुल फ्रेश है, उस समय उसके जो टर्मिनल होते हैं, बैटरी के बारे में आप लोग जो कंप्लीट डिटेल है वो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, जिसके अंदर आप सेल की बनावट के बारे में बात करते हैं कि जो सेल होता है, मेरा यहाँ पे मुद्दा नहीं है कि मैं आप लोगों को बैटरी की बनावट बताऊं। मुझे पता है कि आप लोगों को बैटरी के बारे में बेसिक नॉलेज होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि बैटरी जो होती है उसके मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं। एक, उसके अंदर एक लिक्विड या केमिकल भरा होता है जिसे अपन विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं, और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड, 2 छड़ें लगी होती हैं, जिनमें से एक को अपन एनोड और दूसरे को कैथोड कहते हैं, या फिर आप सिंपल दोनों को 2 इलेक्ट्रोड कह सकते हैं। ठीक है, तो वो जो चीज़ें हैं, तो वो जो सेल है जब परिपथ के अंदर नहीं जुड़ा हुआ है, उस समय उसका जो पावर है, उसकी जो ताकत है, उसकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है। तो वो जो मैक्सिमम वैल्यू है उसे अपन, उसके जो विभवांतर है उसको अपन विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब आप इसकी डेफिनेशन किस तरीके से लिखेंगे? सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? तो सेल के विद्युत वाहक बल की परिभाषा मैं यहाँ पे लिखता हूँ। पहले आप एक बार लिखने के साथ साथ पढ़ लीजिए, उसके बाद में अपन चर्चा करते हैं कि जब सेल खुले परिपथ में हो, खुले परिपथ का मतलब क्या है, इस बात को समझे। जब सेल खुले परिपथ में हो, यानी परिपथ के अंदर किसी प्रकार की विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो जब सेल खुले परिपथ में हो, उस समय सेल के इलेक्ट्रोड कहते हैं अपन, जो दोनों छड़े हैं, इलेक्ट्रोडों के मध्य, आप सेल के दोनों सिरे कह सकते हैं। सिरे शब्द थोड़ा सा इजी रहेगा, बट इलेक्ट्रोड कहेंगे तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य का विभवांतर
सेल का क्या कहलाता है? सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है कि जब सेल खुले परिपथ में है, सेल में से किसी प्रकार की कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, उस समय उसके दोनों सिरों के बीच का, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का जो विभवांतर है उसे अपन सेल का विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। हालांकि आप लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लिखा हुआ है, फोर्स बल लिखा हुआ है, तो यदि अपन इसके मात्रक की बात करेंगे तो कुछ बच्चे यहाँ पे आकर के कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर बल दे रखा है, बल का मात्रक तो न्यूटन है। लेकिन ये एक पुराना ट्रेंड है, इसके पीछे एक हिस्टोरिकल कहानी है, उसके ऊपर अपन नहीं जाएंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप मेजर क्या कर रहे हैं, क्या माप रहे हैं, आप विभवांतर माप रहे हैं। और बहुत सीधी सी बात है कि विभवांतर का जो मात्रक होता है दैट इज वोल्ट होता है। तो एग्जामिनर आपसे दूसरा प्रश्न यहाँ पे कह सकता है कि विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या है। तो बेसिकली वो उसका उद्देश्य केवल आपको कंफ्यूज करना है, वो बल शब्द के ऊपर ज़्यादा जोर डाल करके भी पूछ सकता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप सीधा कहेंगे कि विद्युत वाहक बल का जो मात्रक है वो सिंपल वोल्ट है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि इसकी एक और टेक्निकल टर्म आती है जिसे कहते हैं अपन टर्मिनल वोल्टता। सेल की टर्मिनल वोल्टता, किसकी? सेल की टर्मिनल वोल्टता, और इसे कैपिटल वी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो जब सेल खुले परिपथ में है यानी स्विच ऑफ है, उस समय आप जाकर के यदि सेल के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर मेजर करेंगे तो उसे आप सेल का विद्युत वाहक बल कहेंगे। लेकिन जब सेल बंद परिपथ में है, बंद परिपथ का मतलब मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ, इसको आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि ये मान लीजिए मेरे पास कोई बाहर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसकी वैल्यू मुझे कैपिटल आर दे रखी है, और इस रेजिस्टेंस को मैं यहाँ पे एक बैटरी के द्वारा जोड़ देता हूँ। ये बैटरी का उच्च विभव सिरा है, ये बैटरी का निम्न विभव सिरा है। और एक इसके बाद तीसरी टेक्निकल टर्म और आएगी, मैं थोड़ा सा परिचय आप लोगों का यहाँ पे करवा देता हूँ कि आप लोगों ने देखा है कि मान लीजिए जब आप लोग मार्केट में जाते हैं और बैटरी सेल खरीदने जाते हैं तो सेल के ऊपर आप उसकी एक मैन्युफैक्चरिंग डेट जरूर देखते हैं कि सेल कब का बना हुआ है। क्या मतलब है भैया, सेल कब का बना हुआ है? मान लीजिए सेल 5 साल पुराना बना हुआ है, ठीक है, लेकिन वो पैकिंग के अंदर है, तो इसका मतलब आपने उसको यूज़ तो नहीं किया, और यूज़ नहीं किया इसका मतलब उसकी जो पावर है, उसकी जो कैपेसिटी है, उसका जो ईएमएफ है, उसका जो विद्युत वाहक बल शब्द अगर अपन कहेंगे, अब अपन ने पढ़ लिया है, वो तो फिक्स वैल्यू है, वो खत्म थोड़ी हुआ है। तो लेकिन क्या होता है कि सेल के अंदर एक उसका कुछ आंतरिक प्रतिरोध होता है, सेल के अंदर वो धीरे 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 उस बैटरी की, उस सेल की पावर को खत्म कर देता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं अपन सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इसके बाद में जो मेरी तीसरी टेक्निकल टर्म आने वाली है वो सेल का आंतरिक प्रतिरोध ही है, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको यहाँ पे यूज करना चाहूँगा। कोई भी सेल ऐसा नहीं है जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0 हो, यानी जिसे आपने एक बार बना करके छोड़ दिया, आप अगर उसे काम में नहीं ले रहे हैं तो वो ठीक वैसा का वैसा ही रहे। और ऐसे सेल को आदर्श सेल कहते हैं। लेकिन आदर्श सेल मात्र एक कल्पना है, आदर्श सेल कोई भी नहीं है। प्रत्येक सेल का कोई ना कोई आंतरिक प्रतिरोध जरूर होता है। तो यहाँ पे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कोई होगा, और उस इंटरनल रेजिस्टेंस को अपन सामान्यतः स्मॉल आर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और ये मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक बैटरी लगा दी है और स्विच लगा दिया है, और स्विच के द्वारा इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। तो सेल का यहाँ पे जब आप लिखेंगे, मेरी बात ध्यान से देना, आप हमेशा क्या लिखते थे? आप हमेशा यहाँ पे इसके नीचे V लिखते थे। बात समझ में आ रही है? लेकिन मैं अब यहाँ पे V नहीं लिखूंगा। यहाँ पे जो दिया होता है वो हमेशा सेल का विद्युत वाहक बल लिखा होता है, E लिखा होता है। जनरली अपन इजी वे के अंदर उसे V से प्रदर्शित कर देते हैं। क्यों कर देते हैं उसका रीज़न मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन अभी आप समझे कि ये सेल का विद्युत वाहक बल है यहाँ पर। अब जैसे ही अपन इस स्विच को ऑन करेंगे तो सर्किट के अंदर प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की तरफ एक विद्युत धारा प्रवाहित होने शुरू हो जाएगी, और उसकी वैल्यू अपन यहाँ पे लिख देते हैं I। ठीक है, अब जितने भी रेजिस्टेंस यहाँ पे लगे हुए हैं, प्रत्येक सेल के सिरे के, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के ऊपर ओम के नियम के अनुसार
विभव पतन जरूर होगा, यानी वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। ओम का नियम V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। तो ये दोनों रेजिस्टेंस हैं, यहाँ पर ध्यान दें, ये जो दोनों रेजिस्टेंस हैं ये एक बाह्य प्रतिरोध है जिसे लोड रेजिस्टेंस कहा जाता है, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसे स्मॉल r से दिखाया गया है। तो जैसे ही आप इस स्विच को ऑन करेंगे सर्किट के अंदर करंट फ्लो होना शुरू होगा। तो दो रेजिस्टेंस आपके पास है, तो इस बैटरी का जितना विभवांतर है वो विभवांतर दो जगह डिवाइड हो जाएगा। और ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है कि सर ये जो V है दैट इज इक्वल्स टू आई आर हो जाएगा, और इसका जो V है यानी इसको मैं V डैश कह देता हूँ, ये वैल्यू भी मेरे पास I स्मॉल r हो जाएगी। ठीक है, जब ये वैल्यूज आपके पास यहाँ पे हो जाएंगी तो ये इसका जो विभवांतर है वो बेसिकली किसके बराबर हो जाएगा? V विभवांतर विद्युत वाहक बल बराबर एक मेरे पास हो जाएगा ये आई आर, प्लस एक मेरे पास हो जाएगा ये आई आर। और अब आप क्या कहेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस है वो बाहर नहीं है, वो कहाँ है? बैटरी के अंदर है। अगले टॉपिक सेल के आंतरिक प्रतिरोध के अंदर मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। अभी आप ये समझ लीजिए कि ये सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो सेल के अंदर है। तो अभी इस पूरे परिपथ के अंदर कितने प्रतिरोध है? केवल बाहर वाला प्रतिरोध है। और उस बाहर वाले प्रतिरोध के सिरों के ऊपर यदि मैं बात करूं तो ये वाला जो पोर्शन है ये बैटरी का पोर्शन है, और ये इसके बाहर वाला पोर्शन है। तो ये दोनों किस क्रम के अंदर हैं? समांतर क्रम में होंगे। इन दोनों बिंदुओं की यदि मैं चर्चा करूं, एक इसके ऊपर वाला पोर्शन और एक नीचे वाला पोर्शन, और समांतर क्रम के अंदर दोनों पॉइंटों के बीच का विभवांतर इक्वल होता है। तो एक तो इस प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर और एक इस बैटरी के सिरों का विभवांतर, दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। और ये जो आई आर है वो तो इसके अंदर की तरफ है। तो आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग कहेंगे कि ये जो आई आर है जो बाह्य प्रतिरोध के सिरों पर है उसे अपन V कह दीजिए सर। तो ये मैंने E लिखा, और इसको आप दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे तो माइनस आई आर हो जाएगा। और ये जो आपका आई आर है इसको मैं कैपिटल V कह देता हूँ, और ये जो कैपिटल V है वही आपकी टर्मिनल वोल्टता कहलाती है। टर्मिनल वोल्टता का मतलब ये हुआ कि जब सेल किसी बंद परिपथ में है, बंद का मतलब है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, कि जब कोई बैटरी या सेल किसी बंद परिपथ में है यानी सेल की वजह से परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस सेल के दोनों टर्मिनल के ऊपर, दोनों सिरों के ऊपर जो विभवांतर होगा वो उसकी टर्मिनल वोल्टता कहलाती है। तो ये जो दोनों लाइनें हैं वो आप लोगों को इसके डेफिनेशन के नीचे लिखनी चाहिए। मैं आप लोगों को डेफिनेशन यहाँ पे लिख करके बता देता हूँ, बाद में आप इसका जो मैथमेटिकल ये जो पोर्शन है ये V इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर, जो इसकी टर्मिनल वोल्टता को प्रदर्शित कर रहा है वो आप इसको नीचे लिख लेना। तो यहाँ पे अपन इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे कि जब सेल बंद परिपथ, बंद का मतलब आप यहाँ पे ऑफ मत समझ लेना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑन, बंद परिपथ में जुड़ा हो। चलिए और इजी कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, अर्थात परिपथ में क्या हो रहा है? विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, तब उसके टर्मिनल कह दीजिए, सिरे कह दीजिए, सिरों के मध्य का क्या? विभवांतर। सिरों के मध्य का विभवांतर सेल की क्या कहलाती है? टर्मिनल वोल्टता कहलाती है। क्लियर है? सेल की टर्मिनल वोल्टता कहलाती है। चलिए यहाँ पूरा कर देता हूँ मैं इसको। तो ये आपके पास इसकी डेफिनेशन हो जाती है।
जैसे डेफिनेशन पूर्ण होती है आप लोगों के सामने वापस वही बात आती है, इसका मात्रक क्या है, मात्रक आप लोगों को लिखना है। तो v इज इक्वल्स टू, मेरे पास वैल्यू हो जाएगी e माइनस कैपिटल I इंटू आर। ठीक है, चलिए इतनी बातें क्लियर हो जाती हैं। ओके, अब आगे समझते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझनी बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि आगे चल कर के थोड़ा सा विरोधाभास या विपरीत स्थिति आप लोगों के सामने आएंगी, लेकिन अभी आपके फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगी तो वो बात आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। कैसे? अभी ये जो बैटरी है वो खुद इस परिपथ को एनर्जी दे रही है और धीरे धीरे इस खुद की बैटरी की जो क्षमता है वो कम हो रही है। ऐसी स्थिति को बैटरी का अनावेशन कहते हैं, डिस्चार्ज होना। यानी जब बैटरी की वजह से परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है तो आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, अनावेशन। तो यहां पर मैं एक छोटा सा शब्द लिखता हूं, अनावेशन। अनावेशन, ठीक है, की स्थिति। तो जब अनावेशन की स्थिति होगी उस समय प्रारंभ में बैटरी जो जब कंप्लीटली चार्ज है उस समय उसके सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो आपका विद्युत वाहक बल कहलाता है। धीरे धीरे उसके सिरों के बीच जब आप परिपथ में जोड़ देते हैं तो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से थोड़ा सा विभव पतन हो जाता है, तो उसका जो टर्मिनल वोल्टता है उसकी वैल्यू V आती है। आप मुझे बता दीजिए कि इन दोनों में से ज़्यादा कौन है। यानी जब बैटरी उदासीन स्थिति में हो रही है उस समय उसकी जो टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल है दोनों में से किसकी वैल्यू ज़्यादा होती है? तो आप कहेंगे कि सर इसकी जो विद्युत वाहक बल की वैल्यू है वो ज़्यादा है। ठीक है, कितनी ज़्यादा है? IR के बराबर ज़्यादा है, ये इसका डिफरेंस है। अच्छा, एक चीज़ बताएं मुझे, विद्युत धारा की दिशा कहाँ है? विद्युत धारा की दिशा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। विद्युत धारा की दिशा कौन से केस के अंदर? अनावेशन की स्थिति के अंदर। जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो करंट किधर से किधर जा रहा है? आप कहेंगे कि सर करंट है वो प्लस से माइनस जा रहा है, लेकिन भैया क्या करंट का एक चक्कर पूरा हो गया क्या? मान लीजिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला था, इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत ही तो होता है। मान लीजिए मैं प्रोटॉनों की गति कह देता हूँ, हालांकि प्रोटॉनों की गति नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला, वो इस तरीके से जाकर के आपके पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर आ गया, तो क्या इसका एक चक्कर पूरा हो गया? नहीं। तो ये इस बैटरी के अंदर भी गति करेगा। तो बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, या फिर आप कह सकते हैं कि विद्युत धारा की जो दिशा है वो बैटरी के बाहर उसकी डायरेक्शन कुछ और है और बैटरी के अंदर डायरेक्शन कुछ और है। इस बात को आप समझिए। तो मैं अनावेशन की स्थिति क्लियर कह दूं, पहली शर्त ये होनी चाहिए। अब धारा की दिशा पढ़ रहे हैं, धारा की दिशा जो है वो आप बैटरी के बाहर पढ़ रहे हैं। पहले तो बैटरी के बाहर किधर है भैया, बताएं मुझे। बैटरी के बाहर करंट की डायरेक्शन आप कहेंगे कि सर प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की तरफ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस से माइनस। ठीक है, अब लिखता हूँ मैं यहाँ पर बैटरी के अंदर, बैटरी के अंदर। तो बैटरी के अंदर करंट की डायरेक्शन कहाँ है? ये प्लस टर्मिनल से करंट गया और चलता हुआ नेगेटिव टर्मिनल पे हुआ। अब अंदर किधर से जाएगा? बैटरी के माइनस सिरे से प्लस सिरे की तरफ जाएगा। सिंपल कंडीशन है, बाहर वाली शर्त आपको पता है, अंदर वाली उसकी अपोजिट हो जाएगी। तो बैटरी के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो आपकी माइनस से प्लस की तरफ हो जाएगी। मैं आपसे कहूँगा कि आप केवल ये एक ही बात याद रखें कि करंट की डायरेक्शन जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, विद्युत परिपथ में उसकी वजह से धारा बह रही है, तो विद्युत धारा की दिशा प्लस से माइनस की तरफ होती है। और बैटरी के अंदर की बात करेंगे तो उसका ठीक अपोजिट हो जाएगा। अच्छा, आपने द्वितीयक सेल पढ़ा है, और सेकेंडरी सेल केवल उदासीन होता है या चार्ज भी किया जाता है? सर द्वितीयक सेल को अपन चार्ज भी कर सकते हैं। अच्छा, चार्ज जब करेंगे तो क्या उसकी परिस्थितियां उदासीन होने की स्थितियों के इक्वल होंगी? क्या चार्ज करते समय उसकी परिस्थितियां सेम होंगी? सर चार्ज करते समय परिस्थितियां सेम तो नहीं होंगी। क्या होगा?
तो उसके लिए अपने को उसको ज़्यादा वोल्टेज की बैटरी से चार्ज करना पड़ेगा। ज़्यादा वोल्टेज की बैटरी से जब आप चार्ज करेंगे तो उसे अपन आवेशन की स्थिति कहते हैं, चार्जिंग कंडीशन कहते हैं। तो उसके लिए मैं आपको नोट अलग से अगले पेज के ऊपर लिखा देता हूँ। अब अगला पॉइंट आता है कि सर जब आप बैटरी को चार्ज करेंगे उस समय क्या स्थिति रहेगी। तो ये मान लीजिए मेरे पास वो बैटरी है जिसका विद्युत वाहक बल आपको दे रखा है E, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दे रखा है स्मॉल r, ये इसका प्लस पोर्शन है और ये इसका माइनस ही रहा है। जब आप इसको चार्ज करेंगे तो चार्ज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी प्रतिरोध से जोड़ना होगा या किसी बैटरी से जोड़ना होगा। स्वाभाविक है सर बैटरी से जोड़ना होगा। अच्छा, वो जो बैटरी है उस बैटरी का जो ईएमएफ होगा या उसके सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा, क्या वो विभवांतर इस पहले वाली सेल की या पहले वाली बैटरी जिसको आप चार्ज कर रहे हैं उसके विद्युत वाहक बल से ज़्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए। आप कहेंगे कि सर ज़्यादा होना चाहिए तभी तो ये वाली बैटरी चार्ज होगी। बहुत बढ़िया। अब आप मुझे ये बताएं कि यहाँ वाली बैटरी का जो पॉजिटिव पोर्शन है वो इस पॉजिटिव से जोड़ना चाहिए या इस बड़ी वाली बैटरी का नेगेटिव है वो इसके पॉजिटिव से जोड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो आप लोग कहेंगे, एक सेकंड आप ये समझ लीजिए, यहाँ की स्थिति को समझ लीजिए। मैं कुछ इस तरीके से जोड़ देता हूँ। ये जो लाइनें हैं वो आपको ये बता रही हैं कि आप यहाँ पे इसको बड़ी बैटरी से जोड़ रहे हैं, ठीक है। ये इसका उच्च विभव का सिरा है और ये इसका निम्न विभव का सिरा है और इसका जो विभवांतर है वो आपको कैपिटल V दे रखा है। तो अब क्या होगा कि अब परिपथ के अंदर जो धारा प्रवाहित होगी वो इस उच्च विभवांतर की बैटरी की वजह से होगी। तो इसके प्लस टर्मिनल से बाहर की तरफ निकलेगी तो करंट की डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी और करंट की जो वैल्यू है उसको अपन I कह देते हैं। तो अब ये बैटरी है वो विद्युत वाहक बल प्रदान कर रही है और इन दोनों के सिरों के ऊपर विभव पतन हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। कितना कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, इन दोनों के विभव पतन को योग करके और इसके इक्वल रख देते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी कि सर V है वो बड़ी बैटरी का विद्युत वाहक बल है, ये छोटी बैटरी के सिरों पर विभव पतन हो रहा है और प्लस यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके सिरों पर ये करंट I इसके अंदर से जाएगा तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी IR, ठीक है। तो इस परिस्थिति के अंदर आप लोगों की जो टर्मिनल वोल्टता है यानी इस बैटरी के सिरों के ऊपर जो टर्मिनल वोल्टता है वो V है और उसकी वैल्यू है वो आपकी E प्लस IR के बराबर होगी। यानी आप यहाँ पे कह सकते हैं कि सर दैट V है दैट इज ग्रेटर देन E, यानी आवेशन की स्थिति में बैटरी का आवेशन तभी होगा जब उसके सिरों के ऊपर जो टर्मिनल वोल्टता है वो उसके ईएमएफ से ज़्यादा हो, तो बैटरी चार्ज हो जाएगी, ठीक है। अब आप धारा की दिशा बता दीजिए, यहाँ पर विद्युत धारा की दिशा, तो विद्युत धारा की दिशा क्या रहेगी देखें। तो सबसे पहले तो आप मुझे परिपथ के बाहर बताएं, परिपथ के बाहर, और वो भी किसकी वजह से आप चर्चा इसकी कर रहे हैं। हालांकि परिपथ में विद्युत धारा है वो उच्च विभव की बैटरी की वजह से बह रही है, लेकिन आप किसको आधार मान करके धारा बता रहे हैं, आपकी जो मुख्य बैटरी है वो आपकी यही है। तो परिपथ के अंदर जो धारा की दिशा है वो आप लोगों के इस बैटरी के सिरों को देख करके करनी है। तो ये माइनस सिरे से निकल करके और इसके प्लस सिरे के ऊपर आ रहा है, इसके सिरों को देखना है। तो धारा की दिशा क्या हो जाएगी, बाहर की बात कर रहे हैं अपन, तो बाहर है माइनस से प्लस, और बैटरी के अंदर की दिशा क्या हो जाएगी, बैटरी के अंदर, क्योंकि ये बैटरी तो उदासीन हो रही है, ये तो डिस्चार्ज हो रही है, ये तो खुद इसको चार्ज कर रही है, तो इस बैटरी के लिए तो अनावेशन की स्थिति हो गई ना। तो आप अनावेशन की स्थिति थोड़ी पढ़ रहे हैं, आप तो आवेशन की स्थिति पढ़ रहे हैं। तो जो बैटरी आप आवेशित कर रहे हैं उसको आधार मान करके दिशा लिखनी है, ठीक है। तो बैटरी के अंदर जो करंट है वो बाहर आपका करंट माइनस से चल करके प्लस के ऊपर पहुंचा, और अब अंदर क्या दिशा होगी, प्लस से माइनस की तरफ। तो अंदर जो बैटरी के अंदर करंट की डायरेक्शन है वो प्लस से माइनस रहेगी। ये आपके पास कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं। तो आप लोगों ने एक बैटरी का विद्युत वाहक बल पढ़ा,
जब बैटरी खुले परिपथ में होती है उस समय सिरों के बीच का विभवांतर, और एक आप लोगों ने टर्मिनल वोल्टता पढ़ी कि जब बैटरी बंद परिपथ में है या विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उस समय बैटरी के सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो उसकी टर्मिनल वोल्टता कहलाती है। दोनों का मात्रक वोल्ट होता है। आवेशन और अनावेशन की स्थितियां हैं, किस स्थिति में विद्युत वाहक बल टर्मिनल वोल्टता की अपेक्षा ज़्यादा या कम है, विद्युत धारा की दिशा बैटरी के अंदर और बाहर किस दिशा में है, ये सारी बेसिक चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हैं। तो इनमें से बोर्ड एग्जाम के अंदर ये जो डेफिनेशन लास्ट में आपने पढ़ी हैं उनके आने की संभावना ज़्यादा रहती है, लेकिन ये फंडामेंटल चीज़ें हैं, वाइवा के अंदर निश्चित रूप से आप लोगों से प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। अब एक और महत्वपूर्ण टॉपिक अपना रह जाता है, वो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, जो अभी अपन स्मॉल आर लिख रहे थे इतनी देर तक, जिसे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, इसे स्मॉल आर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये क्या कहानी है, ये क्या बला है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है? अभी आपने बात करी है कि सेल जो होता है उसके अंदर एक विद्युत अपघटित पदार्थ लिक्विड भरा होता है या केमिकल्स भरे होते हैं, और उसके अंदर दो आप लोगों के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। मैं कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम बना करके आप लोगों को बता देता हूँ क्योंकि इसको समझना बहुत इजी रहेगा। ये आप लोगों के पास एक इलेक्ट्रोड है इसका, ये मेरे पास इसका दूसरा इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ लिक्विड भरा हुआ है। तो ये जो लिक्विड है इसे अपन विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रोड हैं उनमें से एक पॉजिटिव चार्ज्ड है और एक नेगेटिव चार्ज्ड है। तो अब क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज्ड है वो क्या करेगा कि ये पॉजिटिव चार्ज कब हुआ कि इसके अंदर के जो धनावेशित कण हैं, इस विद्युत अपघट्य के पदार्थ के अंदर के जो धनावेशित कण हैं वो धीरे धीरे आकर के इसके ऊपर चिपक रहे हैं, और इसके जो नेगेटिव आवेश हैं, ऋणावेश आयन हैं, ऋणायंस हैं, वो आपके इस नेगेटिव के ऊपर जा रहे हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव की वैल्यू है वो बढ़ रही है। तो ये सीधे सीधे नहीं जाएंगे, इसके अंदर के जो आयन हैं वो एक दूसरे के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करते हैं। यानी विद्युत अपघट्य पदार्थ है वो सेल के आयनों के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है, और वही सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। तो इसकी पहले अपन परिभाषा लिख लेते हैं। तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा अपन ने कुछ इस प्रकार से लिखी है कि सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य पदार्थ, ये जो लिक्विड है वो आयनों के प्रवाह में, और सेल के अंदर विद्युत धारा किसकी वजह से बहती है? अपन ने इससे पहले एक वीडियो के अंदर चर्चा करी थी कि चालक पदार्थों के अंदर विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन की वजह से बहती है, कुचालकों में विद्युत धारा बहती नहीं है। अर्धचालक जो होते हैं उनमें विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन तथा होल की वजह से बहती है, और बैटरी के अंदर, सेल के अंदर जो विद्युत धारा है वो आयनों की वजह से बहती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो विद्युत अपघट्य पदार्थ है वो आयनों के प्रवाह में, यानी आप कह सकते हैं विद्युत धारा के प्रवाह में क्या उत्पन्न करता है? अवरोध उत्पन्न करता है। तो विद्युत अपघट्य पदार्थ की ये जो गुण है, प्रॉपर्टी है, उसे अपन सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। यानी सेल के अंदर जो विद्युत अपघट्य पदार्थ है वो आयनों के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है, जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। ये इसका बेसिक डेफिनेशन हो जाता है। पर अब इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसकी एक और प्रश्न यहाँ पे क्रिएट होता है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध है वो कौन कौन से कारकों के ऊपर डिपेंड करता है, कौन कौन सी बातें हैं जो सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करती हैं, और यह प्रश्न परीक्षा में मुख्य रूप से पूछा जाता है। तो यहाँ पे अपन पहले हेडिंग डाल लेते हैं कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक ये क्या क्या, ठीक है। तो सेल को आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं?
आप बहुत ध्यान से समझते जाएं, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, फंडामेंटल्स अप्लाई करते जाएं। देखिए कि अगर ये जो विद्युत अपघट्य पदार्थ है, इसका कंसंट्रेशन, इसकी सांद्रता यदि मैं बढ़ा दूं, सांद्रता बढ़ाने का मतलब है इसके घोल के अंदर जो आयन है उनकी संख्या बढ़ जाएगी, यानी भीड़ बढ़ जाएगी। और आप जानते हैं कि जब भीड़ बढ़ जाती है तो लोगों के आवागमन में अवरोध उत्पन्न होता है। यानी यदि इसकी सांद्रता आप बढ़ा देंगे तो इसके आयनों के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होगा, परिणाम स्वरूप विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, यानी कि इसका प्रतिरोध है वो बढ़ जाएगा। तो सबसे पहला है सेल की सांद्रता, या विद्युत अपघट्य की सांद्रता कहें तो और ज्यादा बेहतर रहेगा, सेल की सांद्रता के समानुपाती। कौन, किसकी बात कर रहे हैं आप? आंतरिक प्रतिरोध की बात कर रहे हैं। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल के अंदर काम में लिए गए विद्युत अपघट्य पदार्थ की सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है। दूसरा, ये जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं इनके बीच की दूरी ज्यादा कर देंगे तो इन आयनों को जाने में सुविधा होगी कि असुविधा उत्पन्न हो जाएगी। यदि इनकी दूरी बढ़ा देंगे इनके बीच की, तो इनको आयनों को अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले बहुत सारी टक्करें करनी पड़ेगी, बहुत सारी व्यवधानों का सामना करना पड़ेगा। यानी कि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के समानुपाती। क्लियर है? यानी इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी ज्यादा होगी तो भी आंतरिक प्रतिरोध है वो बढ़ जाएगा। तीसरे पॉइंट आ जाता है अपने पास कि यदि मान लीजिए कि ये जो इलेक्ट्रोड हैं इनको मैं ज्यादा गहराई तक इस घोल के अंदर डुबा देता हूं, यानी कि यहां से निकलने वाले एक आयन को केवल एक फिक्स पॉइंट तक नहीं पहुंचना है, वो यहां से यहां भी पहुंच सकता है और कहीं पर भी पहुंच सकता है। यानी कि यदि आपके सामने 4 लकड़ियों की बजाय 50 लकड़ियां यानी स्टंप लगा दिए जाएं तो आप गेंद के द्वारा उन स्टंपों को गिराने की जो प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, वो बढ़ जाएगी। यानी कि यदि ये जो आपके इलेक्ट्रोड हैं इनको घोल के अंदर आप ज़्यादा डुबा देंगे तो यहाँ का आयन यहाँ इनमें से कहीं पर भी पहुँच सकता है, उसके लिए सुविधा हो जाएगी। तो अगली जो प्रॉपर्टी है, अगला जो कारक है वो ये लिख सकते हैं कि घोल में डूबे इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल के समानुपाती होगा या व्युत्क्रमानुपाती होगा। जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा उतना ही अवरोध कम हो जाएगा। तो व्युत्क्रमानुपाती हो गया ना, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है क्या? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो ये बेसिक से इंपॉर्टेंट से 3 फंडामेंटल हैं, वो आप लोगों को याद रखने चाहिए। और भी कारक हैं, और भी बहुत सारे कारक हैं, लेकिन ये 3 आप लोगों के लिए यहाँ पे पढ़ना सफिशिएंट रहेगा। इसके बाद में इसी टॉपिक का एक और महत्वपूर्ण पॉइंट रह जाता है। हालांकि वीडियो जो अपना है वो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, लेकिन फिर भी अपने को इसी टॉपिक के साथ में वो टॉपिक कर लेना चाहिए तो थोड़ी सुविधा रहेगी। अभी जो आप लोगों ने 3 कारक पढ़े हैं, कौन कौन से? एक आप लोगों ने विद्युत वाहक बल पढ़ा है, EMF, जिसको आप लोगों ने E से डिनोट किया है। एक आप लोगों ने पढ़ी है टर्मिनल वोल्टता, जिसको आप लोगों ने किससे? V से लिखा है। और एक आप लोगों ने पढ़ा है आंतरिक प्रतिरोध, जिसे आप लोगों ने स्मॉल r से लिखा है। इन तीनों में आपस में संबंध क्या होता है? यदि कोई न्यूमेरिकल आ जाए यहाँ से तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अपना ये टॉपिक पढ़ पाना। ठीक है, तो इसके लिए मैं आप लोगों के सामने वापस वही एक डायग्राम बनाऊंगा रफ, थोड़ा सा समय थोड़ा सा अपने पास कम है, वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो रही है, लेकिन फिर भी अपन इसको कंप्लीट करते हैं।
ये वापस अपने पास वही स्टार्टिंग वाला डायग्राम है। ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये विद्युत वाहक बल है, ये प्लस माइनस है, विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है और ये बाह्य प्रतिरोध लगा हुआ है। तो आप लोगों ने इस कंडीशन के अंदर I की वैल्यू बता दीजिए मुझे। तो I बराबर है विद्युत धारा, और ओम का नियम कहता है कि I बराबर होता है बैटरी का विद्युत वाहक बल कितना है। I बराबर V अपॉन R होता है ना। V का मतलब है सेल का विद्युत वाहक बल और R का मतलब है परिपथ में जुड़ा हुआ टोटल रेजिस्टेंस। तो ये टोटल रेजिस्टेंस किस क्रम में है? एक के बाद एक के क्रम में है। दोनों प्रतिरोधों की वैल्यू अलग अलग होने के बावजूद भी दोनों में समान परिमाण की धारा बह रही है। इसका मतलब ये श्रेणी क्रम संयोजन है, और श्रेणी क्रम संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो आपका कैपिटल R प्लस स्मॉल r होता है। इज इट क्लियर? वेरी इजी। अब आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें। ये हो गया आपके पास IR, इसको आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, IR दिस इज इक्वल्स टू E, और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? V इज इक्वल्स टू IR लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यही तो इसकी टर्मिनल वोल्टता आएगी ना। क्योंकि ये जो आंतरिक प्रतिरोध है वो तो सेल के अंदर है, आपकी जो बैटरी है वो इतनी सारी है। बैटरी को आप कुछ इस तरीके से दर्शा सकते हैं। किस तरीके से? ये डॉटेड लाइन के द्वारा आप प्रदर्शित कर सकते हैं। ये कंप्लीट आपके पास बैटरी है, ये इतना सारा कॉम्बिनेशन बैटरी का है, ठीक है। तो इसके सिरों के ऊपर ये वाले जो सिरे हैं, इनके सिरों के ऊपर तो विभवांतर केवल ये बाह्य प्रतिरोध ही है जो कि V इक्वल्स टू IR है, ठीक है। तो इस IR की जगह आप क्या रिप्लेस कर सकते हैं? बताइए मुझे। इस IR की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं? सर इसकी जगह V रिप्लेस कर सकते हैं। V प्लस IR दिस इज इक्वल्स टू E। मुझे IR को इधर रख लेना, इस V को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दो, तो ये मेरे पास वैल्यू हो जाएगी IR दिस इज इक्वल्स टू E माइनस V। ये V है वो दूसरी तरफ माइनस में चला जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आप एक मुझे बात बताएं, क्योंकि I इज इक्वल्स टू इस केस के अंदर कितना है? अभी ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इसके अंदर है, तो परिपथ में केवल ये बाह्य प्रतिरोध अकेला ही तो लगा हुआ है, और बाह्य प्रतिरोध है तो V इज इक्वल्स टू आपने क्या फॉर्मूला लिख दिया? IR। तो यहां से आप मुझे I की वैल्यू बता दीजिए, I की वैल्यू यहां से। तो इस केस के द्वारा यदि आप I की वैल्यू निकालते हैं तो I इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास V अपॉन R। तो यहां से मैं इस स्मॉल r की वैल्यू लिखता हूं, तो स्मॉल r की वैल्यू हो जाएगी सर E माइनस V, और बटा में इस I को भेज दीजिए आप, ये लीजिए, और बटा में जो I है उसकी वैल्यू आप यहां से ले आइए। तो स्मॉल r इज इक्वल्स टू E माइनस V अपॉन में V, और बटा का जो r है वो कहाँ चला जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, गुणनफल में चला जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाती है R बराबर E माइनस V अपॉन V इंटू कैपिटल R। तो ये आपके पास इन तीनों का एक अंतः संबंध हो जाता है। यहाँ से भी कई बार ये प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है, या इसके ऊपर डिपेंडेंट न्यूमेरिकल है वो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इसके साथ ही आज का अपना जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। आज के वीडियो में अपन ने सेल कितने प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक सेल की परिभाषाओं के साथ साथ उनके उदाहरण पढ़े हैं। उसके बाद में सेल के विद्युत वाहक बल की परिभाषा पढ़ी, सेल के टर्मिनल वोल्टता की परिभाषा पढ़ी। विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता में से कौन ज़्यादा कौन कम होता है ये निर्धारित होता है आवेशन और अनावेशन की स्थिति पर। विद्युत धारा की दिशाएं किधर किधर होती हैं, सेल के आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा क्या होगी और आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और सबसे लास्ट में अपन ने ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टता और आंतरिक प्रतिरोध के बीच में अंतः संबंध अपन ने पढ़ा है। तो आज का वीडियो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके सबके साथ शेयर कीजिए, और आपका जो फीडबैक है कि वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।